गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 21 मई और आज का हम लोग घटना चक्र का पहले और उसके बाद जो है डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। आज जो है कल बिहार बजट के बारे में देखे थे और उत्तर प्रदेश बजट के आज बिहार आर्थिक समीक्षा के बारे में जो है जानकारी लेंगे और इसमें जो है महत्वपूर्ण कुछ तथ्य है जिसको कि आपको याद करना जरूरी है, तो उसको याद कर लेंगे। साथ ही ये भी हम बता दें कि कल का जो करंट होगा और घटना चक्र का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो कल जो है आप किसी भी तरह से मिस नहीं करेंगे। पूरा वीडियो कल का जो है देखेंगे। तो चलिए आज पहले स्टार्ट करते हैं। आज है कि 2022-23 के त्वरित अनुमान के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, बिहार का सकल राज्य जब होता है तो तब होता है जीएसडीपी 15.5% बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है, जबकि वास्तविक सकल राज्य उत्पाद 10.6% बढ़कर 4.4 लाख करोड़ तक पहुंचने का जो है अनुमान है। तो ये डाटा जो है आप लोग याद रखेंगे कितना अनुमान है बढ़ने का। आगे इसी में देखते हैं कि राज्य में वर्ष 2023 में वर्तमान मूल्य पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर 4.7% रहने का जो है अनुमान है। अब चलिए इम्पोर्टेंट तथ्य पे चलते हैं कि राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय गत वर्ष 13.9% बढ़कर 59,637 होने का अनुमान है कि 2022-23 में जो है प्रति व्यक्ति आय बिहार के प्रत्येक नागरिक का आय सालाना कितना हो जाएगा 59,637। हालांकि जब आप देखेंगे टोटल इंडिया लेवल पे तो उससे जो है कम ही है। और यहाँ पर ही आपको ये बता दें कि 2022-23 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों द्वारा मूल्य वर्धन में जो है क्रमशः 6.7%, उसके बाद जो है 6.8% और 13% वृद्धि होने का अनुमान है। प्राथमिक क्षेत्र कितना वृद्धि होने का अनुमान है 6.7%, द्वितीयक क्षेत्र 6.8% और तृतीयक क्षेत्र 13% कहें 13.0%, 13% जो है ये अनुमान किया गया है 2022-23 में। ये आर्थिकी की बात हो रही है बिहार। यहाँ पर हम आगे चलते हैं। आगे जो है 2021-22 सकल मूल्य वर्धन प्राथमिक क्षेत्र 20.7% जो है हिस्सेदारी थी, यहाँ वृद्धि का अनुमान है, लेकिन हिस्सेदारी यहाँ कितना थी 20.7%, जबकि कुल क्रय शक्ति का 47.8% हिस्सेदारी इस क्षेत्र पर जो है लगा हुआ कितना है 47.8, जबकि है कितना हिस्सेदारी प्राथमिक क्षेत्र का 20.7। ये कब 2021-22 का ये डाटा है। अब वहीं जब हम तुलनात्मक रूप से देखेंगे आगे तो 2021-22 में द्वितीयक क्षेत्र का जो है 20.7%, ये सकल मूल्य वर्धन में 20.7% और रोजगार में 25.9% हिस्सेदारी जो है द्वितीयक क्षेत्र की थी। द्वितीयक क्षेत्र को जो है हम लोग विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं या औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी बोलते हैं। वहीं 2021-22 में के राज्य में तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो सकल मूल्य वर्धन में 58.6% हिस्सेदारी था 2021-22 में और रोजगार में 26.3% जो है हिस्सेदारी था। ये डाटा जो है जरूर आप लोग याद रखेंगे।
ये डाटा जो है जरूर याद रखना है। बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में एक साल में से दूसरे साल में हुए प्रतिशत परिवर्तन के रूप में देखें तो मापी जाने वाली मुद्रास्फीति दर सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 5.5% रही है। ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5.5% जो है रही है। अगला देखते हैं, अगला है आपको बता दें इम्पोर्टेंट तथ्य पे जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो राज्य में जो है जस्ट अ मिनट, वित्तीय कुल बकाया राजस्व राज्य, हाँ वेतन 2018 ये सकल राज्य अनुमान। यहाँ पर एक तथ्य ये देखें, राज्य सरकार द्वारा वेतन एवं पेंशन पर कुल व्यय जो है 9.9% से बढ़कर 2023 में जो है 47,924 करोड़ जो है हो गया। यहाँ प्रतिशत में दे रहा है, यहाँ पर जो है वृद्धि रुपये में दे रहा है, करोड़ रुपये में, तो ये वृद्धि जो है हुआ है वेतन के इसमें। वहीं पर आगे देखते हैं, आगे आपको इम्पोर्टेंट तथ्य पर लेके चलते हैं। इम्पोर्टेंट तथ्य जो है अगले पेज में है, अगले पेज में, हाँ ये इम्पोर्टेंट तथ्य कि 2022 में जो है 254.17 लाख पर्यटक जो है ये बिहार आए थे, ये जो है याद रखेंगे। जबकि राज्य सरकार के पर्यटन के लिए बजट आवंटन 2018-19 में के 2018-19 के जो है 84.6 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 490 करोड़ रुपये जो है कर दिया गया। तो बजट में आप जब देखेंगे ये पर्यटन के क्षेत्र में जो है बढ़ोतरी किया गया है, मतलब कितना बढ़ोतरी, करीब 5.8 गुना जो है बढ़ोतरी किया गया है पर्यटन बजट में, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा। वहीं पर जो है 2022 में देखेंगे कितना पर्यटक जो है बिहार आया हुआ है, तो 254.17 लाख पर्यटक जो है बिहार आया हुआ है। वहीं अब उद्योग की बात करें तो 2022-23 में चीनी उत्पादन वर्ष 2021-22 के 45.6 लाख कुंटल से बढ़कर 62.74 लाख कुंटल जो है हो गई है। यहाँ पर आपको मेन में जो है ये सब डाटा ज़्यादा काम देगा। जैसे चीनी मिलों में एथेनॉल उत्पादन वर्ष 2020-21 में जो है 57,575.7 मतलब 57,575.7 किलो लीटर से बढ़कर 2022-23 में जो है 1,11,624.6 किलो लीटर हो गया है एथेनॉल। और एथेनॉल जो है पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ पर लगाया गया है, तो पूर्णिया में जो है ये लगाया गया है बिहार सरकार द्वारा। और किससे, तो वहाँ पर जो लगाया गया है मक्का से एथेनॉल उत्पादन के लिए। आगे देखते हैं बिजली उत्पादन इसी अवधि में 40% जो है बढ़ा हुआ है। यहाँ पर आगे देखते हैं कि 2022-23 में दूध का औसत दैनिक संग्रहण जो है ये 1662 हजार किलोग्राम हो गया है, जबकि 2021-22 में ये 35.3% अधिक है 2021-22 की तुलना में। ये आर्थिक समीक्षा में जो है इस तरह से डाटा ही प्रस्तुत किया गया है, इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि यहाँ प्रतिशत में दे दिया गया, यहाँ किलोग्राम में, कहीं पर प्रतिशत पहले रुपये बाद में कर दिया गया है। हालांकि देखें ऑल टुगेदर तो इसमें जो है बढ़ोतरी हुई है। वहीं पर हम इधर देखें सर्वाधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 के अनुसार बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर जो है कुल आबादी का 50.9% थी। वहीं राज्य में श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो है 48.7% जो है। राज्य में 38 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहित कुल 151 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो है। ये डाटा जो है जरूर याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है पीटी में भी। आगे देखते हैं, आगे है
निर्माण क्षेत्र की बात अगर करें तो निर्माण क्षेत्र में वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर वर्ष 2011-12 के 27,000 करोड़ रुपये से 1.5 गुना बढ़कर 2022-23 में 40.9 हजार करोड़ रुपये जो है निर्माण क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, ये बेस ईयर पर। वहीं पर देखें परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में लगभग 2.5 गुने की वृद्धि हुई है। 2011-12 में 17.5 हजार करोड़ रुपये था, वहीं 2022-23 में जो 46.7 हजार करोड़ जो है ये पहुंच गया है परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में वृद्धि से संबंधित। अगला जो है ये डाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये है बिजली उत्पादन से संबंधित और डायरेक्ट क्वेश्चन जो है बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो उसमें बिजली उत्पादन से पूछा भी है। एक्चुअल में बिजली खपत के बारे में पूछा है। आपूर्ति के घंटा अगर जो देखें बिजली के उत्पादन में आपूर्ति के घंटा और गुणवत्तापूर्ण बिजली की उपलब्धता बढ़ जाने से ऊर्जा के प्रति व्यक्ति खपत एक दशक में जो है 145.5% बढ़कर वर्ष 2011-12 में 134 किलोवाट था। वहीं पर जो है 2021-22 में 329 किलोवाट हो गया है। ये डाटा जो है डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो 329 किलोवाट ये याद रखेंगे। यहाँ पर हम आपको आगे भी ये भी बता दें कि बिहार सरकार द्वारा जो है लगातार सोलर और जल ऊर्जा से, जल विद्युत से संबंधित कार्यों को जो है बढ़ावा दिया गया है। लगातार बिहार जो जल विद्युत, सौर विद्युत आदि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइन योजना के तहत 38 जिलों में जो है करीब 84,874 जो है स्ट्रीट लाइट जो है लगाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत जो है 30 दिसंबर 2023 तक 19.22 लाख में से करीब 18.33 लाख परिवारों को अपने परिसर में पाइप से पेयजल की सुविधा जो है उपलब्ध कराई गई है मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के तहत। वहीं पर हम जब देखते हैं स्वच्छ मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत जो है मल जल नेटवर्क की परियोजना को 2017-18 वर्ष 2022-23 में जो है करीब 3129 करोड़ जो है ये मिले हुए हैं गंगा की सफाई के लिए। वहीं राज्य में इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में भी जो है बढ़ोतरी हुई है। और ये भी आपको बताते चलें कि 2023 तक राज्य में बैंकों की संख्या जो है 7,883 थी, जबकि बैंक 47,883 ग्राहक सेवा केंद्र के जरिए जो है काम कर रहा है। तो ये मुख्य शाखा हो गया, और जो आप छोटी सी बैंक ग्राहक सेवा केंद्र देखते हैं तो टोटल जो है इतना। ये डाटा भी आप लोग याद रखेंगे, ये डायरेक्ट डाटा जो है पूछ लिया जाएगा। आगे देखते हैं, आगे जो है 2023 में बिहार में मौजूदा 7,883 बैंक शाखाओं में से 48% जो है ग्रामीण और 31% जो है अर्ध शहरी और 21% जो है शहरी क्षेत्र में अवस्थित है। ये डाटा भी जो है आप लोग याद रखेंगे। ये डाटा पीटी और मेन दोनों में पूछा जा सकता है, क्योंकि बिहार में डायरेक्ट डाटा ही पूछ लेता है। बिहार में 3,956 शाखाओं का सबसे बड़ा नेटवर्क सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का जो है हिस्सेदारी इसमें है। वहीं पर 1230 शाखाएं वाले निजी बैंक भी यहाँ पर जो है काम कर रहा है बिहार में। बिहार के लिए जन्म कालीन जीवन संभवता काफी बदल गई है। 2010 से 2014 में 68.1 वर्ष थी जीवन काल संभवता, वहीं जो है 1.4 बढ़कर जो है अब 2016 से 20 में करीब 59.5 वर्ष हो गया है जीवन। मतलब एक व्यक्ति जो है औसतन 69.5 वर्ष जो है जीवित रहता है। ये बिहार का डाटा है, ये जरूर आप लोग ये भी डाटा याद रखेंगे। वहीं पर 2021-22 में महिलाओं पर व्यय का हिस्सा कुल बजट का 17.4% और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.2% जो है था।
और आगे देखते हैं 2016-17 और 2021-22 के बीच बच्चों में समग्र व्यय 19.5% की वार्षिक दर से जो है बढ़ा हुआ है व्यय के मामले में। अगर 2021-22 में बाल विकास पर व्यय राज्य के कुल बजट का 21.46% था और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 6.4% था। ये सब जब आप बाल विकास से संबंधित लिखने लगेंगे मेन में तो वहां पर काम देगा कि कितना कितना बिहार सरकार द्वारा जो है काम किया जा रहा है, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए कितना व्यय किया जा रहा है, बजट में क्या व्यय किया जा रहा है, वहां पर जो है आपको जरूरी पड़ेगा। अब जो है आज डेली करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का डेली करंट अफेयर्स के तहत पहला है कि हैदराबाद के रविंद्र भारती में श्री श्री अन्ना मार्चेर की 616वीं जयंती समारोह जो है पारंपरिक परिधान में कुचिपुड़ी नृत्यांगना जो है नृत्य कर की गई हैं। और ये जो है इन्होंने जो है ये विष्णु के एक रूप वेंकटेश्वर की प्रस्तुति भी यहाँ पर दी गई है। इन्होंने वेंकटेश्वर की स्तुति में करीब 32,000 गीतें लिखी थी, जिनमें से जो है लगभग 12,000 अभी भी उपलब्ध है। तो ये कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है, ये याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है कि दीप्ति, जिनका कि पूरा नाम दीप्ति जीवन जी हैं, इन्होंने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर T20 दौड़ में जो है 55.07 सेकेंड में विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। इससे पहले जो है अमेरिका की ब्रायना क्लार्क जो है 55.12 सेकेंड में विश्व रिकॉर्ड बनाई थी, जिसको कि इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है दीप्ति जीवन जी ने। और इन्होंने 400 मीटर जो है ये सिर्फ 55.07 सेकेंड में ही जो है पूरा कर लिया है और ये विश्व रिकॉर्ड बनाई है और इनको जो है स्वर्ण पदक मिला है। वहीं दूसरी और तीसरे स्थान पर देखते हैं तो तुर्की की एलिसा ओल्डेरा 55.19 सेकेंड के साथ दूसरे स्थान पर। वहीं इक्वाडोर की लिंजा सेला जो है ये 56.68 सेकेंड के साथ तीसरे स्थान पर रही हैं। इनके बारे में हम दीप्ति जीवन जी के बारे में बता दें कि ये जो हैं तेलंगाना से संबंधित है। तेलंगाना के कलेडा गांव में स्थित जो है छोटे से घर में ये रहती है, मतलब ये तेलंगाना से संबंधित हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य जो है आप लोग याद रखेंगे। साथ ही यहाँ पर ये भी बता दें कि भारतीय मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले टीम में स्वर्ण पदक जो है ये भी जीता है। कहाँ पर? तो पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप में जो है ये जीता है। अगला देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में जो है आपको जानकारी मिली होगी कि ईरान के जो है राष्ट्रपति और विदेश मंत्री का अजरबैजान से आते हुए जो है एक हादसा हो गया था हेलीकॉप्टर में, और ये जो है पता नहीं चल रहा था कि वो मर गए हैं कि उनकी मौत हुई है कि नहीं। लेकिन अब जो है इसकी पुष्टि ईरानी सरकार द्वारा जो है कर दी गई है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लायानी जो है और इनके साथ 7 अन्य लोग भी हेलीकॉप्टर हादसे में जो है इनकी मौत हो गई है। ये जो है ये चीजें जानकारी सरकार द्वारा दे दी गई है। तो ये ईरान के जो है राष्ट्रपति थे। और इसके यहाँ पर हम ये भी बता दें कि अजरबैजान से ये आने के बाद जो है पर्वतीय क्षेत्र में ये दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। दुर्घटनाग्रस्त इनकी मृत्यु के बाद जो है ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है मोहम्मद मोखबर बने हुए हैं। मोहम्मद मोखबर जो हैं ये उपराष्ट्रपति भी थे ईरान के वर्तमान में, और वहाँ का ये रूल है कि प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त
किया गया है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं तो उसको जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर हम ये भी बता दें कि ईरान के जो है ये राष्ट्रपति तो इब्राहिम रईसी थे, लेकिन ईरान के सर्वोच्च पद पर जो है वो सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खोमेनी जो है ये थे। तो जैसे हम लोगों का राष्ट्रपति जो है या राष्ट्रपति सर्वोसर्वा होता है, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति नहीं, वहाँ के जो सर्वोच्च नेता होते हैं वो वहाँ के सर्वेसर्वा होते हैं। तो ईरान के सर्वोच्च नेता जो है अयातुल्लाह अली खामेनेई जो हैं ये सर्वोच्च हैं, ये भी याद रखेंगे। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि ये जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है ये अमेरिका निर्मित बेल 212 हेलीकॉप्टर था। ये हेलीकॉप्टर का नाम भी आप लोग याद रखेंगे। जैसे अभी जो है हाल ही में एक पनडुब्बी डूब गई थी, ठीक है, जो कि आपको अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक को देखने गई थी, तो उस पनडुब्बी का जो है जो उसका नाम पूछ लिया गया था बीपीएससी में। तो इसलिए इस तरह की घटना जब हो तो उस हेलीकॉप्टर का क्या नाम है वो भी याद रखना। बेल 212 हेलीकॉप्टर जो कि अमेरिका द्वारा दिया गया था, तो ये भी नाम आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर आपको ये भी बता दें रईसी जो हैं दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका की मृत्यु हुई है पद पर रहते हुए। इससे पहले जो 1981 में मोहम्मद अली रजई की बम विस्फोट में जो है मौत हुई थी। आज का अगला देखते हैं करंट। आज का अगला करंट है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने संसद में विश्वास मत हासिल कर ली है। इनके नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के विरुद्ध जो है संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, और उस अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हुए इन्होंने जो है विश्वास मत हासिल किया है। प्रचंड ने वहां के संसद में जो है सदस्य प्रतिनिधि सभा में 275 सदस्य होते हैं, जिसमें कि इनको 157 सीट मिली, जबकि जो है जो मत में भाग लिया था कितना, तो 58 जो है 158 सांसदों ने भाग लिया था। तो इस तरह जो है पुनः अब पुष्प कमल दहल जो हैं ये वहाँ के प्रधानमंत्री होंगे नेपाल के। आज का अगला देखते हैं करंट। आज का अगला है बाल्टीमोर में मालवाहक जहाज डॉली जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, अब जो है इसको ठीक हो गई है, वो कर दिया गया, और ये जो है अब इसका संचालन पुनः चालू कर दिया गया है। तो चूंकि ये फिर से न्यूज में है तो याद रखेंगे। अमेरिका के बाल्टीमोर में ऐतिहासिक फ्रांसिस स्कॉट की पुल से टकराने वाले मालवाहक जहाज डॉली जो है 3 महीने बाद संचालन जो है चालू हो गया। तो कौन सा वो पुल था? फ्रांसिस स्कॉट की, और मालवाहक पोत का नाम डॉली था। और इसमें जो है इसलिए ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाता है कि इसमें जो है करीब 21 सदस्य चालक दल थे, जिसमें कि 20 भारतीय दल जो है थे, इसलिए ये और ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स में। आज का अगला करंट देखते हैं। इसमें है एनीस्थीसिया के बारे में। एनीस्थीसिया का प्रयोग जो है करीब 180 साल से हो रहा है। जब भी किसी का ऑपरेशन होता है तो उसको जो है उसको एनीस्थीसिया जो है का इस्तेमाल किया जाता है, उसको ऑपरेशन करने से पूर्व उसको निश्चेतक अवस्था में लाने के लिए। और हाल ही में जो है ये प्रयोग किया गया है, ये शोध किया गया क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा। और ये कहा गया कि जब हम एनीस्थीसिया का प्रयोग करते हैं तो उसमें होता क्या है कि हमारे ब्रेन में जो है 2 प्रकार के काम करते हैं टिश्यू, और उसमें जो है एक उत्तेजक न्यूरॉन के रूप में काम करते हैं, एक निरोधात्मक न्यूरॉन के रूप में काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब एनीस्थीसिया देते हैं तो वो जो है उत्तेजक
न्यूरॉन्स को जो है शोधकर्ताओं का दावा है कि सामान्य एनेस्थीसिया में उत्तेजक न्यूरॉन्स को संवाद करने से रोकते हैं, लेकिन निरोधात्मक न्यूरॉन्स को नहीं रोकते हैं। ये एनेस्थीसिया में जो है कहा गया। बस ये याद रखना कि एनेस्थीसिया क्या है, प्रयोग क्या होता है, बस इतना भी याद रखेंगे तो आपका करंट बन जाएगा। अगला देखते हैं। अगला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में निर्मित मलेरिया टीके का पहला खेप जो है अफ्रीका में रवाना किया गया है। तो इसको जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मंजूरी मिल गई है। और मिलने के बाद टीके का उत्पादन का जिम्मा जो है पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को सौंपा गया है। और सोमवार को अमेरिका के राजदूत एरिक गोरसेट्टी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पुनेवाला ने अफ्रीका के लिए R21 मैट्रिक्स M टीका जो है कि पहली खेप को हरी झंडी दिखाई। तो ये याद रखेंगे कि R21 मैट्रिक्स M टीका किससे संबंधित है, ये जो है इम्पोर्टेंट है। तो ये है मलेरिया के रोकथाम के लिए, मलेरिया के रोकथाम के लिए ये टीका है R21 मैट्रिक्स M टीका। तो इसको जो है जानकारी के अनुसार ये जो है मलेरिया रोधी टीका है। बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए अक्टूबर 2023 में WHO ने इसे मान्यता दी थी। और ये कहा जाता है कि ये मलेरिया को जो है मलेरिया के लिए खिलाफ जो 75% से अधिक जो है ये प्रभावी है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें, और कल का वीडियो जो है जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।